लिखा था आई वॉन्ट टू सी यू। लिहाओ सच में ऐसा इंसान नहीं था जिसे मैंने बुलाया हो। वह बस अचानक अस्पताल में मुझसे टकरा गया। गलत मत समझना, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैंने पहले ही लू यूडिन के प्राइवेट अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था और अब वह मुझसे जुड़ने के लिए अपने वर्क अकाउंट का इस्तेमाल कर रही थी। वह कितनी बेशर्म हो सकती थी। कल मैं केवल चाची जियाओ के भीख मांगने के कारण उससे मिलने गया था, लेकिन उसने आखिरकार खुशी खुशी खाया पिया और यहां तक कि श्याओ यूशिन को भी निशाना बनाया। उसे सुपीरियर की तरह काम करने की बहुत आदत थी। दूसरों को कैसा महसूस होता है इसकी कभी परवाह नहीं करती थी। मैंने उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया, लेकिन मैंने इस अकाउंट को फिर से ब्लॉक नहीं किया। लू यूडिन का व्यक्तित्व बहुत चरम था। अगर मैंने उसे ब्लॉक नहीं किया तो वह धीरे धीरे मुझे घेरे में परेशान करती रहेगी, लेकिन अगर मैंने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया तो उसके पास मुझे मैसेज करने की कोई जगह नहीं बचेगी। वह खुद मुझसे मिलने आ सकती है। अब जब लिहाओ वापस आ गया है तो कृपया बस फिर से एक साथ आ जाओ और हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बंद हो जाओ। जैसे ही मैं सोच रहा था कि बाद में क्या खाना है, जियांगयू का फोन आया कि उसने अभी काम खत्म किया है, हम बाद में साथ खाएंगे। रेस्टोरेंट पास में ही ज्यादा दूर नहीं था। मैं पहले पहुंचा, इसलिए मैंने खाना ऑर्डर कर दिया और जियांगयू के आने का इंतजार करने लगा। अचानक मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया, लिहाओ। मैंने सिर्फ कुछ मिनट पहले ही उसके बारे में सोचा था, फिर भी मैं वास्तव में उससे टकरा गया। लिहाओ ने भी मुझे देखा और सीधे मेरी तरफ चला आया, मेरे सामने बैठ गया। वह मेरी तरफ मुस्कुराया और बोला, शीन, सच में बहुत लंबा समय हो गया है। कल तुम केवल 2-4 बातें कहकर चले गए थे। मैंने उसे संक्षेप में ऊपर से नीचे देखा। वर्तमान लिहाओ वास्तव में उस प्रकार का लग रहा था जो लोगों की सुरक्षात्मक प्रवृत्ति को ट्रिगर कर सकता था, लेकिन किसी वजह से मैं उसके प्रति कोई सद्भावना महसूस नहीं कर सका। उस समय लू यूडिन हमेशा लिहाओ को मेरे सामने लेकर आती थी। क्या उन्हें इसमें मजा आता था? मुझे साफ तौर पर दुखी होते देखना, फिर भी उनके लिए खुश होने का नाटक करना। लू यूडिन लगातार मेरे सामने उसे दिखाती रहती थी और लिहाओ ने भी सार्वजनिक रूप से इसे छिपाने की कभी कोशिश नहीं की। लू यूडिन के साथ खुलकर अंतरंगता से पेश आता रहा। मैं पहले सोचता था कि वह सीधा सादा है, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो शायद वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। शायद वह बस उस ट्रॉफी को दिखा रहा था जो उसने जीती थी। हम करीबी भी नहीं हैं, तो बात करने के लिए क्या है? मैंने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। हमारा कभी कोई संबंध नहीं रहा। अगर लू यूडिन तुम्हें हमारे जैसे लोगों से मिलाने के लिए न लाती तो तुम, लिहाओ, कभी हमारे रास्ते में नहीं आते। कम से कम उन सालों के दौरान जब तुम यूडिन के साथ थे, हम फिर भी परिचित माने जाते थे। लेकिन जिस पल तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप हुआ, तुमने तुरंत मुझसे मुंह मोड़ लिया। वह मजाकिया लहजे में बोला। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। हां, और क्या? लिहाओ कुछ देर के लिए ठिठक गया। उसने शायद उम्मीद की होगी कि मैं किसी मजाक से बात को संभाल लूंगा। इतनी दो टूक प्रतिक्रिया की नहीं। फिर कामना करो कि मैं और लू यूडिन जल्द ही सुलह कर लें, ताकि हम जल्द ही फिर से दोस्त बन सकें। वह स्वाभाविक रूप से लू यूडिन के साथ मेरे बाद के रिश्ते के बारे में जानता था, लेकिन लू यूडिन मेरे प्रति हमेशा बेहद ठंडी रही थी, क्योंकि वह उसे याद करती थी। मैंने बार बार सिर हिलाया। फिर शुभकामनाएं, जल्दी करो और लू यूडिन को वापस जीत लो। ऐसी शानदार चीज वास्तव में अस्तित्व में है। लिहाओ ने मुझे ध्यान से देखा, मेरे चेहरे पर दर्द का एक भी निशान ढूंढने की कोशिश की। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अब लू यूडिन को पसंद नहीं करता। जहां तक कल मेरे बगल में खड़ी महिला की बात थी, उसने सोचा कि मैं बस गुस्से में लू यूडिन से लड़ रहा था। उसने अतीत की बातें उठानी शुरू कर दी। मुझे आखिरकार बाद में एहसास हुआ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। जब मैं 6 महीने पहले बीमार हुआ था तो वह सच में मेरे लिए चिंतित थी। वह मुझसे मिलने आना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके परिवार ने इसकी इजाजत नहीं दी, इसलिए वह मुझे केवल पैसे ही दे सकी। मैं उसे दोष नहीं देता। उसने मेरे साथ पहले ही बहुत अच्छा व्यवहार किया है। मैं बिना किसी गुस्से के सचमुच हैरान था, लगभग एक अलग दर्शक की तरह। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू यूडिन स्तर को इतना नीचे गिराती रहेगी। उसने बस इसे अच्छी तरह से छिपा रखा था, इसलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे और भी ज्यादा घिन महसूस हुई। तो तुम वह तीसरे पक्ष हो जिसने किसी और के रिश्ते को बर्बाद कर दिया, और तुम अब भी मुझसे इन सब के बारे में बात करने की हिम्मत रखते हो? मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो? यह काफी बेशर्मी है।
यह सब कहना जाहिर तौर पर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए था। बहुत बुरा हुआ कि मुझे अब लू यूडिन के लिए कोई भावनाएं नहीं थीं। मैं तो बस अब इस ड्रामे का मजा ले रहा था। मैंने उसकी तरफ मनोरंजन के साथ देखा। मेरा पहले ही लू यूडिन से ब्रेकअप हो चुका है और मेरी शादी भी हो चुकी है। क्या तुम सच में इतने डरे हुए हो? लू यूडिन और मैं अपने पुराने रिश्ते को फिर से जीवित कर लेंगे। लिहाओ ने बोलना जारी रखा। तुम भी जानते हो, यूडिन और मैं पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बेशक वह अब भी मुझे पसंद करती है। मैं बस तुम्हें उसके एक्स के रूप में चेतावनी दे रहा हूं। मैंने अपनी एक भौं थोड़ी उठाई और मेज पर रखे गुनगुने पानी का एक घूंट लिया। मुझे चेतावनी दे रहे हो? तुम्हें क्या अधिकार है? लिहाओ ने खिड़की से बाहर देखा और अपने होठों को एक मुस्कान में सिकोड़ लिया। बस देखते जाओ, उसने ठीक पहले कहा। अचानक मेरे पानी के गिलास को पकड़े हुए हाथ को अपनी तरफ खींचा, जिससे आधा कप पानी उसके चेहरे पर छलक गया। ठीक उसके बाद लू यूडिन दिखाई दी। उसने पहले ही अपने अस्पताल के गाउन को बदल लिया था, साफ सुथरे और ठीक से कपड़े पहने हुए थी। मुझे धुंधला सा याद आया कि कुछ ही समय पहले लू यूडिन ने मुझे मैसेज किया था कि वह भयानक दर्द में है। लिहाओ ने एक फोन कॉल किया और लू यूडिन तुरंत दौड़ी चली आई। मुझे अंदर से यह हास्यास्पद लगा, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई घबराहट नहीं दिखी। मैं शांत रहा, जैसे कि इस सब से मेरा कोई लेना देना ना हो। हमेशा ऐसी घटिया तरकीबों का इस्तेमाल करना। कुछ ऐसा कहने के लिए माफी चाहता हूं जो तुम्हें पसंद नहीं आया। जैसे ही लिहाओ बोला, उसने वास्तव में 2 बार खांसा। वह कमजोर दयनीय अभिनय तुरंत सामने आ गया। जब लू यूडिन ने यह देखा तो उसने अनजाने में लिहाओ का चेहरा पोंछने के लिए टिश्यू पेपर उठा लिए। उसके दिल में गुस्सा बढ़ गया, लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसे ठेस भी लगी। तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई समस्या है तो उसे मुझ पर निकालो। लिहाओ अभी भी बीमार है। उस पल मैं केवल यही सोच सकता था कि मैं कितना भाग्यशाली था कि मेरा ब्रेकअप जल्दी हो गया। भाग्यशाली कि मैं समय रहते जाग गया। कोई बात नहीं यूडिन, मैं ठीक हूं। लिहाओ ने टिश्यू का इस्तेमाल करके अपने चेहरे से सारा पानी पोंछ लिया, खुद को पूरी तरह से सुखा लिया। फिर लू यूडिन की तरफ धीरे से मुस्कुराया। मैं अभी भी अपने हाथ में गिलास पकड़े हुए था। धीरे से मैंने जवाब दिया, मैं उस पर गुस्सा क्यों करूंगा? मैं उसके करीब भी नहीं हूं और मैं तुम दोनों में से किसी से भी कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। लू यूडिन को अंदर से बेहद निराशा महसूस हुई, क्योंकि मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। शीन ने लिहाओ से माफी मांगी। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लू यूडिन पूरी तरह से अवाक लगी। आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा था? एक तरफ वह अब तब मुझे परेशान करती रहती है, कहती है कि वह मुझसे मिलना चाहती है। फिर भी दूसरी तरफ वह चाहती थी कि मैं किसी और से माफी मांगूं। इस तरह की बकवास खींचते हुए मैं बस यही चाहता था कि वह मुझसे बहुत दूर रहे। मैंने बचा हुआ आधा गिलास पानी सीधे लू यूडिन के चेहरे पर फेंक दिया। क्या तुम लिहाओ से प्यार नहीं करती? तो उसके साथ पानी का वही कप शेयर करो। मैं वैसा इंसान नहीं हूं जो पानी फेंकने के छोटे मोटे खेल खेलता है। मैं खुद सीधे काम पर जाता हूं। मुझे अब तुम्हारी परवाह भी नहीं है, तो उसके लिए क्या मायने होने चाहिए? कुछ लोग सच में अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। मैंने गिलास वापस मेज पर रखा, फिर लू यूडिन की तरफ मजाकिया अंदाज में देखा। कितनी दयनीय बात है। तुम्हें पहले ही एक बार छोड़ा जा चुका है और तुम अब भी हताशा में उसके पीछे भाग रही हो। जाने से पहले मैंने उसका आखिरी बार मजाक उड़ाया। क्या प्रेसिडेंट? लू को अभी अस्पताल में लेटे हुए। इस बात पर रोना नहीं चाहिए कि उन्हें कितना दर्द हो रहा है। मैं मुस्कुराते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। आपके पैर पर रेंगने वाला मेंढक आपको काटेगा नहीं। लेकिन यह फिर भी घिनौना होता है। ऐसा महसूस हुआ जैसे लू यूडिन के अंदर का कोई तार अचानक टूट गया हो। वह नहीं जानती थी कि वह ऐसी क्यों हो गई थी। साफ तौर पर वह शीण को वापस अपने पास चाहती थी, तो वह उसका बचाव क्यों नहीं कर सकी? लिहाओ की रक्षा करते हुए सहज रूप से शीण को चोट पहुंचाना। वह वास्तव में इसके लिए खुद से नफरत करती थी। हमेशा उसे दूर से दूर धकेलती जा रही थी। उसने अचानक अपना सिर घुमाया, लेकिन वह इंसान पहले ही जा चुका था। लिहाओ ने दयनीय आवाज में कहा, यूडिन, आई सॉरी। मुझे तुम्हें खाने पर बाहर नहीं बुलाना चाहिए था। जब तुम बीमार थीं, मैं बस इस इलाके से वाकिफ नहीं हूं, और अब तुमने मेरी वजह से शीण से बहस कर ली है। लू यूडिन ने कई सेकंड तक उसे घूरा। वह जो चमक कभी उससे प्यार करती थी, वह गायब थी। जब भी वह उसका चेहरा देखती, उसे वे साल याद आ जाते जो उन्होंने साथ बिताए थे, और अनजाने में उसकी बात से सहमत हो जाती। लेकिन वह जानती थी कि उनके बीच अब कोई भविष्य नहीं बचा है। जिस पल उसने उसे छोड़ा,
वह हमेशा के लिए असंभव हो गया। यह जानते हुए भी कि यह असंभव है, वह फिर भी उस इंसान को थामने में असफल रही जो उससे सच में प्यार करता था। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद सड़क किनारे खड़ी ऑडी ने 2 बार हॉर्न बजाया। मैंने एक ही नजर में जियांग यू की कार को पहचान लिया। मैंने पैसेंजर साइड का दरवाजा खोला और अंदर बैठते हुए कहा, मैंने अभी अभी लिहाओ और लू युडिन से मुकाबला खत्म किया है। हमें खाने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। अपनी सीट बेल्ट बांधते हुए मैंने जोड़ा, मैंने तुम्हें देखा। मैं अभी अभी पहुंचा ही था और तुम्हारे बाहर आने से पहले कार से उतरा भी नहीं था। सौभाग्य से शीन को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर भी लड़ाई का छिड़ना कभी संभावित नहीं था। मौजूदा लू युडिन की हिम्मत नहीं होगी कि वह शीन के साथ कुछ करे। सोचने वाली बात है, जब से उसे पता चला है कि शीन की शादी हो गई है, वह पूरी तरह से हतोत्साहित हो गई है। इसके बावजूद वह अभी भी लिहाओ के आसपास वैसा ही व्यवहार करती है। यह सचमुच कष्टप्रद है। हम दूसरे रेस्टोरेंट में चले गए और जल्दी से खाना शुरू कर दिया। उसने वास्तव में तुमसे लिहाओ से माफी मांगने के लिए कहा। उससे कहो कि दफा हो जाए। जियांग यू ने लिहाओ के सामने अवाक होकर कहा, वह लिहाओ के आसपास बिल्कुल अलग व्यवहार करती है। और इतना ही नहीं, उसने आज मुझे मैसेज भी भेजे थे कि वह दर्द में है और चाहती है कि मैं उससे मिलने जाऊं। लेकिन अगले ही पल वह लिहाओ के साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच गई। मैंने भावुक होकर कहा, प्यार सच में दर्द को रोक देता है। जियांग यू अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वह जोर से हंसा भी। हंसने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और कहा, जब से तुम श्याओ यूशिन के साथ आए हो, तुम पहले से ज्यादा खुश लग रहे हो। मैंने अपने होठों को एक मुस्कान में सिकोड़ा। सच में? तुम यह बता सकते हो? जियांग यू ने धीरे से सिर हिलाया। जब तुम लू युडिन के साथ थे तो तुम्हारी भावनाएं हमेशा उथल पुथल रहती थीं। अब तुम बहुत ज्यादा स्थिर हो, स्थिर और खुश। मैंने अपनी चॉपस्टिक से अपने चावल को कुरेदा। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी ऐसे इंसान के साथ होना जो भावनात्मक रूप से स्थिर हो, जो खारिज करने वाला ना हो और असाधारण हो, हर दिन को खुशहाल बना देता है। रात में श्याओ यूशिन बेड के सिरहाने से टिककर एक किताब पढ़ रही थी। उसकी पतली उंगलियां एक हल्की सरसराहट की आवाज के साथ पन्ने पलट रही थीं। मैं बिस्तर पर चढ़ गया। श्याओ यूशिन ने किताब बंद की और उसे बेडसाइड टेबल पर रख दिया। उसने मेरे लेटने के लिए कंबल उठाया। यूशिन, क्या कल तुम्हारी छुट्टी है? कल वीकेंड है, तो क्या तुम आज रात सोने से पहले कुछ खाना चाहती हो? मैं तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब था। मैं बड़बड़ाया, मुझे समझ नहीं आता। वह मुस्कुराई और कंबल के नीचे मेरा हाथ दबा दिया। तुम कल क्या करना चाहते हो? दरअसल मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा चुनना चाहता हूं। मुझे बस यह नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है। मैंने श्याओ यूशिन की तरफ ऊपर देखा। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए एक नई कार खरीदूं? यह पहला तोहफा है जो मैं अपनी पत्नी को दे रहा हूं, इसलिए मुझे निश्चित रूप से कुछ ऐसा लेना होगा जो तुम्हें पसंद हो। मैंने पहले लू युडिन को भी तोहफे दिए थे। वह हमेशा कहती थी कि उसे मेरे द्वारा तैयार किए गए तोहफे पसंद आए, लेकिन मैं कभी नहीं बता सकता था कि वह सच में खुश थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था कि उसे तोहफे नापसंद थे, वह बस मुझे पसंद नहीं करती थी। श्याओ यूशिन एक पल के लिए ठहर गई। उसके लिए एक नई कार खरीदेगी। वह अचानक बेबसी से हंस पड़ी। उसके जीवन में यह पहली बार था जब किसी ने कहा था कि वे उसके लिए एक नई कार खरीदना चाहते हैं। वास्तव में कार बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मौजूदा कार काफी अच्छी है, यह मुझ पर अच्छी लगती है। उस होकी की कीमत करीब 500,000 युआन थी। लो की और भड़कीली नहीं। उसकी मौजूदा नौकरी बहुत हाई प्रोफाइल होने के लिए उपयुक्त नहीं थी। बेशक मैं इसके पीछे का कारण समझ गया था, इसलिए मैंने उसे फुसलाया। फिर क्या कोई ऐसी कार है जो तुम्हें पसंद हो? तुम इसे अपने खाली समय में चला सकती हो या बस इसे निहारने के लिए छोड़ सकती हो। श्याओ यूशिन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचने का नाटक किया। ईमानदारी से कहूं तो नहीं। वह शीन को अपने लिए कार कैसे खरीदने दे सकती थी? फिर मुझे बताना जब तुम्हें कोई याद आए। श्याओ यूशिन ने धीरे से सिर हिलाया और बत्तियां बुझने तक इसे लापरवाही से टाल दिया। श्याओ यूशिन ने उस विषय को फिर से कभी नहीं उठाया। मैंने कुछ दिनों पहले जो हायरिंग नोटिस पोस्ट किया था, कुछ ही दिनों में आवेदक मिल गए और मैं बस कैफे में ही था। आवेदक एक युवा महिला थी। वह काफी सुंदर थी, थोड़ी कम उम्र की दिख रही थी, लेकिन उसकी शैली काफी अनूठी थी। ढीली पैंट और काले झुमके, बहुत ट्रेंडी। हेलो, मेरा नाम जोंग न्योनी है। मैं 23 साल की हूं। मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन पूरा किया है। उसका संक्षिप्त परिचय सुनने के बाद मैंने अनौपचारिक रूप से कुछ प्रश्न पूछे।
क्या तुम फुल टाइम या पार्ट टाइम काम ढूंढ रही हो? फुल टाइम, मैंने फिर पूछा। क्या तुमने पहले कॉफी बनाई है या ऐसा ही कोई अनुभव है? जॉन न्योन ने अपना सिर हिलाया। मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं सीख सकती हूं। मैंने उस पर एक नजर डाली। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने कुछ और नहीं कहा। मैंने बस कहा, पहले बाहर जाकर एक बार कोशिश करो। वेतन सुनने के बाद जोंग नियन थोड़ी निराश दिखी, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद अपनी स्थिति को देखते हुए उसने फिर भी इसे करने का फैसला किया। मैंने यूकी को बुलाया और उससे जोंग न्योनी को सिखाने के लिए कहा। उन दोनों के बाहर जाने के बाद मैंने समय पर एक नजर डाली, फिर अचानक उसके नीचे की तारीख पर ध्यान दिया। जब मुझे श्याओ यूशिन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट मिला था, तो मैंने सर्टिफिकेट को ध्यान से देखा था। उस पर श्याओ यूशिन की जन्मतिथि लिखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यह 2 दिन बाद की थी। मैंने तुरंत अपना फोटो एल्बम खोला और मैरिज सर्टिफिकेट की जो तस्वीर मैंने ली थी उसे ढूंढा, यह पुष्टि करना चाहते हुए कि क्या मुझे यह सही से याद था। पता चला कि मुझे गलत याद था। यह कल ही थी। मुझे तुरंत राहत की सांस मिली। शुक्र है मैंने ध्यान से चेक कर लिया। अगर मैं अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल जाता तो यह कितना अजीब होता, लेकिन श्याओ यूशिन ने इसका कभी जिक्र नहीं किया। यहां तक कि मेरी सास ने भी मुझे याद नहीं दिलाया। क्या यह किसी तरह का टेस्ट था? अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाए हुए मैंने सोचा कि श्याओ यूशिन को क्या तोहफा दिया जाए। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले कभी महिलाओं के लिए तोहफे नहीं खरीदे थे। जब मैंने लू युडिन को तोहफे दिए थे तो वह कहती थी, मुझे यह सच में बहुत पसंद आया, थैंक यू। लेकिन मैं कभी नहीं बता सकता था कि वह उसकी वजह से सच में खुश थी। मुझे कभी पता नहीं चला कि क्या उस इंसान को वास्तव में मेरे दिए गए तोहफे पसंद आए। मैं अचानक सीधे बैठ गया, जैसे मैंने कुछ सोचा हो। कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि मैं उसके लिए एक नई कार खरीदूंगा। क्या होगा अगर मैं सच में उसके लिए खरीद लूं? एक पल के लिए मैं फैसला नहीं कर सका, इसलिए मैं देखने के लिए मॉल चला गया। थोड़ी देर घूमने के बाद मैंने एक लग्जरी बुटीक में प्रवेश किया। सेल्स एसोसिएट ने कई चीजों की सिफारिश की, लेकिन उनमें से कोई भी सही नहीं लगी। मैंने खुद चारों ओर देखा और मुझे एक ब्रेसलेट पसंद आया जो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे सीधे खरीद लिया। मुझे लगा कि यह श्याओ यूशिन के स्वभाव के साथ काफी मेल खाता है। अगर कोई चीज उस पर अच्छी लगती थी तो बेशक मैं उसे खरीद लेता। जब तक मैं मॉल से लौटा तब तक 35 बज चुके थे। मैं गिफ्ट बैग लेकर आया और दरवाजा खोला। हवा एक खट्टे मीठे स्वाद से भरी हुई थी। श्याओ यूशिन पहले से ही घर पर थी और मैं अभी भी उसका बर्थडे गिफ्ट अपने हाथ में पकड़े हुए था। अगर उसने इसे अभी देख लिया तो कोई सरप्राइज नहीं बचेगा। मैं अचानक थोड़ा घबरा गया और अपने जूते बदले बिना ही गिफ्ट बैग को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। मैं सीधे बेडरूम में भागा और गिफ्ट को कैबिनेट में छुपा दिया। जब मैं वापस बाहर आया तो मेरे दिल की धड़कन धीरे धीरे शांत हो चुकी थी। श्याओ यूशिन ने अभी अभी दरवाजा बंद किया था। वह मुड़ी और उसने मेरे घबराए हुए भाव देखे। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं अभी बाथरूम जाने की जल्दी में था और दरवाजा बंद करना भूल गया। मैं श्याओ यूशिन की तरफ बढ़ा और रास्ते में अपने जूते बदल ली। श्याओ यूशिन हंस पड़ी। क्या तुमने अपने हाथ धोए? खाने का समय हो गया है। मैं अपनी चप्पलों में सिंक की तरफ भागा और लापरवाही से अपने हाथ धोए। फिर अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने श्याओ यूशिन से कहा, मैंने बाथरूम जाने के बाद अपने हाथ धोए। श्याओ यूशिन मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करती। ऐसा कहने के बाद वह मेज पर बर्तन लाने के लिए मेरे पास से रसोई की तरफ चल दी। वह जाहिर तौर पर बस मुझे चिढ़ा रही थी। मैं उसके बगल में पीछे पीछे गया और जोर देता रहा, मुझ पर शक मत करो, मैंने सच में अपने हाथ धोए हैं। बाथरूम जाने के बाद कौन अपने हाथ नहीं धोता? श्याओ यूशिन की आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे पता है, अब बकबक बंद करो। उसने मेज पर कटोरे और चॉपस्टिक्स को बड़े सलीके से सजाया। सच में? मैंने गंभीरता से अपनी बात फिर दोहराई। फिर श्याओ यूशिन ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें हाथ धोते देखा था। मेरी पत्नी सच में मनोरंजक थी। उसे हमारे बीच के इस माहौल में सचमुच मजा आ रहा था। सरल लेकिन फिर भी मस्ती से भरा। इससे उसे सुकून का एहसास हुआ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने ऐसा जानबूझकर किया तो तुम आखिरकार कोई संस्कारी महिला नहीं हो। तुम गुप्त रूप से शरारती हो। श्याओ यूशिन ने एक छोटी पसली रिब उठाई और उसे मेरे होठों के पास ले आई, मुझे अपना मुंह खोलने का इशारा करते हुए। मैंने वह पसली खाई जो उसने मुझे खिलाई थी। मुंह के पास मुफ्त में लाया गया खाना वैसे भी बर्बाद हो जाता। डिनर के बाद श्याओ यूशिन ने उस ट्रेडमिल का इस्तेमाल किया जो मैंने पहले खरीदी थी।
जॉगिंग करने के लिए, जबकि मैं नहाने चला गया। नहाने के बाद मुझे आज दोपहर के इंटरव्यू से जॉय न्यूनी याद आई, इसलिए मैंने यूकी को एक मैसेज भेजा, वह जॉय लड़की कैसी है? यूकी ने जवाब दिया, काफी अच्छी है, बहुत स्मार्ट है, वह जल्दी सीखती है, लेकिन वह बातूनी है। हर थोड़ी देर में वह अचानक रैपिंग शुरू कर देती है और यहां तक कि मुझसे पूछती है कि क्या यह अच्छा लग रहा है। मैं मुस्कुराया, तब तो ठीक है, बस उसे तुम लोगों के सामने फ्री स्टाइल करने दो, लेकिन ग्राहकों के सामने उसे अजीब बातें मत कहने देना। यूकी ने ओके के साथ जवाब दिया। रिप्लाई देखने के बाद मैं चैट विंडो से बाहर आ गया। आमतौर पर श्याओ यूशिन रात 10-30 बजे के आसपास सो जाती थी, लेकिन आज रात 11 बजे तक बत्तियां बुझने के बाद भी वह सो नहीं पा रही थी। वह चुपचाप मेरे बगल में लेटी रही। उसने कोई और हलचल भी नहीं की, इस डर से कि करवट लेने से मैं जाग ना जाऊं। शीन सोच रही थी कि कल किस केक शॉप से ऑर्डर करना है, इसलिए मैं भी सो नहीं सका। पूरी बात सोचने के बाद मैं धीरे से मुड़ा और श्याओ यूशिन के करीब सट गया, सोने की तैयारी करते हुए। मुझे पता था कि श्याओ यूशिन को सोने में परेशानी होती है, इसलिए मेरी सारी हरकतें बेहद कोमल थीं। अभी भी जाग रहे हो। अचानक श्याओ यूशिन की कोमल आवाज मेरे कान के पास सुनाई दी, जो अंधेरे में विशेष रूप से सुखद लग रही थी। मैंने अपनी आवाज धीमी की और पूछा, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? धत्ता तेरे की, मैंने आखिरकार उसे जगा ही दिया। नहीं, मैं बस अभी तक सोई नहीं हूं। फिर से अनिद्रा। मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय बनाने जाता हूं। मैं बस उठने और बत्ती जलाने ही वाला था कि श्याओ यूशिन ने मुझे गले लगा लिया। क्या तुम थोड़ी देर मुझसे बात कर सकते हो? यह लगभग एक विनती जैसी लग रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे अपने सहारे लेटने दिया। तुम क्या सुनना चाहती हो? तुम जो भी कहो मुझे सुनना पसंद है। वह इस समय नखरे नहीं कर रही थी। वह बस चाहती थी कि मैं उससे बात करूं ताकि उसके दिल को थोड़ी शांति मिल सके। इसलिए मैंने उसे अपने बचपन की कुछ कहानियां और अपने कॉलेज के दिनों की बातें बताईं। जैसे जैसे श्याओ यूशिन सुनती गई, वह कभी कभी हल्की फुसफुसाहट के साथ हंस पड़ती। मुझे महसूस हुआ कि श्याओ यूशिन आज रात विशेष रूप से बेचैन थी और भावनात्मक रूप से उदास थी। यूशिन, क्या अब तुम थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? श्याओ यूशिन ने चुपचाप अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। बहुत बेहतर। सुबह सुबह मैं केक का ऑर्डर देने गया। फिर मैं कुछ सामग्रियां खरीदने मॉल गया और दुकान से निकलने के बाद दोपहर का समय घर पर डिनर तैयार करने में बिताया। 4 बजे मैं केक शॉप गया और श्याओ यूशिन का बर्थडे केक ले आया। बर्तन, केक और बर्थडे गिफ्ट सजाने के बाद मेरा लगभग सारा काम पूरा हो चुका था। 4:10 बजे मैंने आखिरकार श्याओ यूशिन को एक मैसेज भेजा और पूछा, आज रात तुम कितने बजे घर आ रही हो? श्याओ यूशिन ने तुरंत जवाब दिया, आज रात मुझे कुछ काम है, मुझे देर हो सकती है, तुम पहले खा लो। मैंने अपनी आंखें नीचे की और स्क्रीन पर लिखे शब्दों को घूरने लगा, थोड़ा निराश महसूस करते हुए। फिर भी मैंने पूछा, क्या तुम आज रात किसी और के साथ डिनर कर रही हो? श्याओ यूशिन ने जवाब दिया, नहीं, मैं किसी और के साथ खाना नहीं खा रही हूं, लेकिन मुझे देर हो सकती है। मुझे चिंता है कि तुम्हें भूख लग जाएगी। मेरा इंतजार मत करना। वह शीन को मैसेज करने ही वाली थी। उससे कह रही थी कि आज रात पहले डिनर कर ले और उसका इंतजार न करे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से शीन ने पहले ही पूछ लिया। तभी मुझे राहत महसूस हुई। जब तक वह जो कहती है मैं उस पर विश्वास करूंगा। फिर जल्दी वापस आना। ऐसा लग रहा था कि वह अपना खुद का जन्मदिन पूरी तरह से भूल चुकी थी, या शायद उसके आईडी कार्ड पर जो जन्मदिन था और जिस दिन वह वास्तव में मनाती थी, वे एक ही दिन नहीं थे। श्याओ यूशिन ने अपना भेजा हुआ मैसेज देखने के बाद उसके होठों के कोनों पर एक मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान आ गई। अच्छा है, वह घर जा रहा है। तभी उसने अपना फोन रख दिया और कैंपस से निकल गई। उसने अभी अपनी कार की चाबियां निकाली ही थीं और अंदर बैठने ही वाली थी जब शेन यू ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने उसकी तरफ एक नजर डाली। शेन यू की नजरें तीखी और ठंडी थीं। सच कहूं तो शेन यू को थोड़ा डर महसूस हुआ। किसी वजह से आज श्याओ यूशिन के आसपास का दबाव तीव्र लग रहा था। उसके आसपास का तापमान लगभग जमने के करीब महसूस हो रहा था, जिससे वह घबरा गया। श्याओ यूशिन, मेरे पास कुछ है जिस पर मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूं। आज की श्याओ यूशिन सचमुच डरावनी थी। उसने उसे प्यार से यूशिन पुकारने की हिम्मत भी नहीं की। श्याओ यूशिन ने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी घड़ी पर नजर डाली। 3 मिनट। शेन यू को अंदर से घबराहट और थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। श्याओ यूशिन,
मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाता हूं। मैंने काफी फैन बेस इकट्ठा कर लिया है और अच्छी कमाई भी करता हूं। तुम्हारे लुक्स और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ जब तक तुम्हें थोड़ा पैकेज किया जाएगा, तुम निश्चित रूप से वायरल हो जाओगे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हम एक साथ दोनों का फायदा करा सकते हैं। इसलिए वह बस पैसे कमाना चाहता था। श्याओ युशिन ने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और मुझे ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही वह बोली, वह कुछ कदम आगे बढ़ी, कार में बैठने की तैयारी करते हुए। मिस्टर ली के पास बेहतरीन परिस्थितियां हैं। क्या तुम सच में उनके सामने फीकी पड़ने के लिए तैयार हो? एक प्रतिष्ठित पद होने के अलावा तुम क्या कमा सकती हो? एक प्रोफेसर के रूप में तुम्हारी परिस्थितियां मूल रूप से मुझसे बेहतर थीं। लेकिन अब यह स्पष्ट है कि हमारे बीच का अंतर बढ़ गया है। मैं 10 लाख से अधिक की सुपरकार चलाता हूं और तुम। मैं आर्थिक रूप से तुमसे आगे निकल चुका हूं। उस समय मैंने तुमसे बिजनेस में जाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब मैं तुम्हें पैसे कमाने में मदद करना चाहता हूं और तुम अब भी नहीं सुन रही हो। शेन यू ने एक ठंडी हंसी निकाली। श्याओ। यूशिन कार में बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ी। तुम बस चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे कमाने में मदद करूं। इसे इतना सही साबित करने की कोशिश मत करो। उसकी मदद करने की क्या बात थी? यह सब उसके अपने फायदे के लिए था। उसने निश्चित रूप से इसे सुनने में अच्छा बनाया, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। शेन यू ने कार को जाते हुए देखा। निराशा से आग बबूला होते हुए मन ही मन कोस रहा था कि श्याओ युशिन हमेशा उसके नीचे रहने के लिए ही बनी है। उसकी मदद करने में क्या खराबी थी? क्या वह फिर भी पैसे नहीं कमाती? श्याओ युशिन ने सफेद गुलाबों का एक गुलदस्ता पकड़ा और अपने बाएं हाथ में एक लेगो खिलौना लिए कब्रिस्तान में प्रवेश किया। पहाड़ी के सबसे ऊंचे बिंदु पर एक कब्र थी। उसने चलना बंद कर दिया। वहां पहले से ही कई गुलदस्ते रखे हुए थे। उससे पहले कोई और वहां आया था। कब्र के पत्थर पर जिनरॉन नाम खुदा हुआ था। कब्र का पत्थर पहले से ही साफ था। फिर भी उसने इसे एक टिश्यू से दोबारा पोंछा। फिर उसके सामने लेगो खिलौना रख दिया। वह काफी देर तक कब्र के सामने चुपचाप बैठी रही। कई शब्द सिर्फ एक आह बनकर रह गए और अंत में उसने केवल इतना कहा, तुम अब 28 साल के हो। मैं बालकनी पर झुक गया और नीचे की तरफ देखने लगा। 7-8 बजे आसमान पहले ही काला हो चुका था। मैंने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर टिकाया। बिना ध्यान दिए देख रहा था। चौक में कई चाचियां नाच रही थीं। फिर मध्यम स्ट्रीट लाइटों के नीचे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। वह चेहरा श्याओ युशिन के अलावा और किसका हो सकता था? उसने आज विशेष रूप से औपचारिक कपड़े पहने थे। शायद उसे कोई जरूरी काम था। भले ही वह 11 बजे वापस आती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्याओ युशिन ने दरवाजा खोला और अंदर चली आई। सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह थी एक असाधारण रूप से सुंदर शीण, जिसने कस्टम मेड सूट पहना हुआ था। इतना सुंदर कि विश्वास करना मुश्किल था। उसने मुस्कुराने की पूरी कोशिश की और पूछा, तुमने पहले खाना क्यों नहीं खाया? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम आज रात किसी और के साथ खाना नहीं खा रही हो? तो बेशक मैंने तुम्हारा इंतजार किया। श्याओ युशिन ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। तुम्हें इतना लंबा इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूं। उसका पूरा आभास ठंडेपन की तरफ झुका हुआ था। फिर भी जब वह मुझसे बात करती थी तो वह बेहद कोमल होती थी। ऐसा चरम विरोधाभास। उसके प्यार में न पड़ना असंभव था। जब तक कि श्याओ युशिन ने मेज पर केक और उसके बगल में खूबसूरती से लिपटे गिफ्ट बैग को नहीं देख लिया। वह अपनी जगह पर रुक गई और तुरंत समझ गई कि इसका क्या मतलब है। हैप्पी बर्थडे श्याओ युशिन। मैं उसकी तरफ मुस्कुराया जैसे ही मैं बोला। श्याओ युशिन की हल्की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मैं थोड़ा रुका, हालांकि मुझे इसका सटीक कारण नहीं पता था। श्याओ युशिन स्पष्ट रूप से खुश नहीं दिख रही थी। शायद कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसे जन्मदिन मनाना बंद करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मुझे अपने की पर कोई पछतावा भी नहीं था। साथ रहने में हमेशा तालमेल बिठाने की एक प्रक्रिया लगती है। धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में सीखना। श्याओ युशिन की आवाज थोड़ी बदली। शीन, मैं जन्मदिन नहीं मनाती। मैं धीरे से मुस्कुराया। लेकिन तुम्हें डिनर तो करना ही होगा, है ना? खाने के दौरान मैंने कुछ मजेदार कहानियां सुनाई, माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करते हुए। श्याओ युशिन को ज्यादा भूख नहीं थी। उसने केवल कुछ ही निवाले खाए, फिर वहीं बैठकर मुझे देखती रही और मेरे कटोरे में खाना डालती रही। डिनर के बाद उसने मेज साफ की, शायद थोड़ा शांत होने के बाद। जब वह लिविंग रूम में वापस आई तो उसने आखिरकार मुझसे कहा, आई एम सॉरी,
मुझे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को तुम पर हावी नहीं होने देना चाहिए था। मैंने मेज पर रखे केक की तरफ देखा क्योंकि श्याओ यूशिन को यह पसंद नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि यह उसे और परेशान करे, इसलिए मैंने सोचने लगा कि इसका क्या किया जाए। फिर अचानक मैंने श्याओ यूशिन को बोलते सुना। मैंने उसकी तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया। कोई बात नहीं, कभी कभी हर किसी का मूड खराब होता है। ऐसा नहीं है कि यह हर दिन होता है। मुझे बस पहली बार में पता नहीं था। मुझे अगली बार पता चल जाएगा। श्याओ यूशिन मेरे बगल में बैठने के लिए आई। उसके हाथ उसके घुटनों पर टिके हुए थे। काफी देर बाद उसने बात की। शीन, आज सिर्फ मेरा जन्मदिन नहीं है, यह एक ऐसे दोस्त का जन्मदिन भी है जो बहुत समय पहले गुजर गया था। वह इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन शीन उसका पति था, उसका शाश्वत अपवाद। मैंने उसकी तरफ ऊपर देखा। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने अंदाजा लगाया कि यह वही दोस्त हो सकता है। उसने एक बार जिक्र किया था कि वह उसके सामने ही मरा था। वह उसका आघात था, इसलिए उसका परेशान होना बिल्कुल स्वाभाविक था। उसने अपना हाथ शीन की पीठ पर रखा। वह और मैं एक ही उम्र के थे और हमारा जन्मदिन एक ही दिन था। हमारे 9वें जन्मदिन पर एक खगोल विज्ञान प्रदर्शनी देखने के बाद हमारा अपहरण कर लिया गया था। कुछ सेकंड रुकने के बाद उसने बोलना जारी रखा। अपहरणकर्ताओं को पैसे मिलने के बाद भी उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। जब उस पर चाकू चलाया गया तो मैंने जानबूझकर अपहरणकर्ताओं को भड़काने की कोशिश की ताकि वे चाकू मेरी तरफ मोड़ लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहती थी। उन्होंने मुझसे यहां तक कहा कि जल्दी मत करो, अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। बस उस एक छोटे से मिनट में वह मेरे सामने ही मर गया। फिर मेरी बारी आई। वह चाकू मेरे कंधे पर लगा, लेकिन बचाव दल पहुंच गया और मैं बच गई। जैसे जैसे वह बोलती गई उसकी आवाज और भारी होती गई। इतने साल हो गए हैं, लेकिन वे दृश्य मेरे दिमाग में छपे हुए महसूस होते हैं। मैं उन्हें मिटा नहीं सकती। बचाव बस कुछ ही पलों की दूरी पर था, लेकिन मैं अपहरणकर्ताओं को रोकने का कोई और तरीका नहीं सोच सकी। इतने समय बाद भी मेरे पास अभी भी मनोवैज्ञानिक निशान हैं। कपड़ों की 2 परतों के माध्यम से मैंने धीरे से अपनी हथेली उसके कंधे पर दबाई, उसे हल्के से सहलाते हुए। मैंने पहले उसके कंधे पर लगा निशान देखा था, वह केवल एक हल्का निशान था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि घाव कभी इतना गहरा रहा होगा। वह उन अपहरणकर्ताओं का सामना कर रही थी जो बिना पलक झपकाए मार देते थे। तुमने पहले ही वह सब कुछ किया जो तुम कर सकती थी, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। मैंने श्याओ यूशिन की पीठ को धीरे से थपथपाया ताकि उसे सांत्वना मिल सके। उसका जन्मदिन वह दिन था जब उसका अपहरण हुआ था और उसके दोस्त की बरसी भी थी। बस इसके बारे में सोचकर ही मेरा दिल दहल गया। किसी ने उसे दोष नहीं दिया, यहां तक कि जी परिवार के माता पिता ने भी। उसे छोटों से ढका हुआ देखकर वे केवल इस बात के लिए आभारी होते हुए रोए कि वह अभी भी जिंदा है। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें अपने साथ दुखी नहीं करना चाहिए था। मैं वास्तव में काफी उबाऊ इंसान हूं। जब तक तुम मुझे पसंद करते हो उतना ही काफी है। जब उसकी भावनात्मक सुरक्षा सबसे कमजोर थी, तब उन शब्दों को सुनना उसे अंदर से बहुत बेहतर महसूस करा गया। मैं कॉफी टेबल के पास बैठ गया और केक का बॉक्स खोला। सबसे पहले मैंने श्याओ यूशिन के लिए एक टुकड़ा काटा। कुछ मीठा खाने से तुम्हें थोड़ी खुशी महसूस होगी। यह जरूरी नहीं था कि यह बर्थडे केक ही हो। मैंने इसे बस उसे सांत्वना देने के एक तरीके के रूप में इस्तेमाल किया। मैं चाहता था कि वह थोड़ा बेहतर महसूस करे। श्याओ यूशिन ने हाथ बढ़ाकर मेरे गाल को छुआ। वह समझ गई कि मेरा क्या मतलब था और उसने मेरी दयालुता को खारिज नहीं किया। उसने कांटा उठाया और एक निवाला लिया। फिर उसने मुझे दूसरा टुकड़ा काटते हुए देखा, यह सोचते हुए कि यह मेरे लिए है, लेकिन इसके बजाय मैंने इसे बस उसके सामने वाली सीट पर रख दिया और प्लेट के बगल में कांटा रख दिया। फिर मैंने अप्रत्याशित रूप से तीसरा टुकड़ा काटा। मैंने दूसरे टुकड़े को नहीं छुआ, मैंने उसकी जगह तीसरा टुकड़ा खाया। श्याओ यूशिन एक पल के लिए खामोश हो गई। ऐसा लगा जैसे वह समझ गई हो। उसने अपने सामने रखे केक के टुकड़े की तरफ देखा। उसकी नजरें थोड़ी गहरी हो गईं। मैं इन छोटी छोटी बारीकियों के जरिए उसे थामे रख सकता था। मुझे केक का आखिरी निवाला खत्म करते हुए देखने के बाद उसने आखिरकार अपना कांटा नीचे रख दिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, थोड़ा हैरान। मैं इसे अगली बार याद रखूंगा। मेरे अचानक कहे शब्दों ने उसे मेरी तरफ तिरछी नजर से देखने पर मजबूर कर दिया। क्या याद रखोगे? जन्मदिन न मनाना। उसका जन्मदिन मनाना वास्तव में उपयुक्त नहीं लग रहा था। श्याओ यूशिन ने धीरे से कहा, तुम अपवाद हो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। मैं बिस्तर से कूद पड़ा।
अपनी चप्पलों में पैर डाला और तुरंत बेडरूम से बाहर भागा। श्याओ यूशिन बैठ गई, अपने दोनों हाथों को पीछे टिकाए हुए बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगी। एक अनजानी सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। 2 मिनट से भी कम समय में मैं वापस भागा आया और उसके बगल में बैठ गया, उसे वह बर्थडे गिफ्ट सौंपते हुए जो मैंने खरीदा था। कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद मैंने कहा, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक नई कार खरीदूंगा? बस इसे उसी चीज के रूप में समझो जो मैं तुम्हें वापस देना चाहता था। फिर देखो कि क्या तुम्हें यह पसंद आता है। मुझे लगता है कि यह तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। श्याओ यूशिन ने रैपिंग खोली। एक लग्जरी ब्रेसलेट जिसकी कीमत लाखों में थी और उसने इसे सीधे तुमसे ही खरीदा था। वह खुद को चिढ़ाने से नहीं रोक सकी। मुझे लगभग ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे अपने शुगर बेबी की तरह रख रहे हो। पहले वह मेरे लिए एक नई कार खरीदना चाहती थी और अब वह मेरे लिए लग्जरी सामान खरीद रही है। ऐसा सच में लग रहा था जैसे मुझे बिगाड़ा जा रहा हो। क्या यह सच में तुम्हें रखने के लिए काफी है? हालांकि मैं श्याओ यूशिन की वित्तीय स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को वास्तव में काफी अच्छा वेतन मिलता है। उसने पहले जिक्र किया था कि उसके माता पिता पहले बिजनेस चलाते थे और उसका परिवार निश्चित रूप से संपन्न लग रहा था। लेकिन श्याओ यूशिन ऐसी नहीं लगती थी जो अपने माता पिता पर निर्भर हो। भले ही उसके माता पिता उसे पैसे देने की जिद करते हों, लेकिन शायद उसका इस्तेमाल बहुत पहले संपत्ति खरीदने में किया गया होगा। श्याओ यूशिन बस मुस्कुराए बिना कुछ कहे। इस मोड़ पर वह व्यावहारिक रूप से मुझे पूरी तरह से बिगाड़ रही थी। उसने ब्रेसलेट पहना और शीन को दिखाया। मुझे पता था कि जब तुम इसे पहनोगे तो यह तुम पर अच्छा लगेगा। फिर से उसके लुक्स के साथ उस पर कुछ भी अच्छा लगता था। मुझे यह सच में बहुत पसंद आया। जैसे ही वह बोली, उसने ब्रेसलेट उतारा, उसे वापस सावधानी से रखा और उसे संभाल कर रख दिया। कुछ देर सोचने के बाद मैंने धीरे से पूछा, तुम कल रात भी आज के दिन की वजह से ही सो नहीं पाई थी, है ना? श्याओ यूशिन ने मध्यम आवाज में जवाब दिया। मेरे दिमाग में बस बहुत सी बातें चल रही थीं, लेकिन सौभाग्य से तुम मेरे साथ थे, इसलिए मेरा मूड उतना खराब नहीं था। जब तक हमने खत्म किया तब तक 11 बज चुके थे। हमने थोड़ी देर और बातें की और 11:30 बजे तक बत्तियां बुझने तक नहीं सोए। बेडरूम अंधेरे में डूब गया। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। मुझे 11 बजे के आसपास पहले ही नींद आने लगी थी और एक बार लेटने के बाद मैं शायद 5 मिनट के भीतर सो सकता था। जैसे ही मैं सोने ही वाला था, श्याओ यूशिन अचानक मेरे बगल में धीरे से बोली, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई हैं। क्या तुम उस बात पर मुझसे नाराज होगे? मैंने उसकी बात साफ सुनी, लेकिन मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए मैंने वापस पूछा, तुम्हारा मतलब आज जैसी चीजों से है? श्याओ यूशिन ने एक शांत हामी भरी। मैंने बिना हिचकिचाए सीधे जवाब दिया, नहीं, इससे हमारे रिश्ते पर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता। और ऐसी चीज के होने पर भी मुझे लगता है कि मैं पहले ही एक उच्च स्तर पर पहुंच चुका हूं। तुम भी भावनात्मक रूप से स्थिर हो। मैं 2 सेकंड के लिए रुका, फिर जोड़ा, हालांकि मैं अभी भी उत्सुक रहूंगा कि वह क्या है। मैं केवल इसलिए जानना चाहूंगा क्योंकि तुम दुखी लग रही हो। मैं बस समझना चाहता था और मैं जानता हूं कि कुछ बातों पर बात करना मुश्किल होता है, इसीलिए सब ठीक है। क्या होगा अगर अभी भी कुछ और चीजें हैं जो मैं तुमसे छिपा रही हूं? उसने धीरे से शीण की पीठ सहलाई और कोमलता से पूछा। मैं तुरंत थोड़ा और जाग गया। मैंने असामान्य रूप से शांति से पूछा, तुमने कानून तो नहीं तोड़ा ना? या तुम कर्ज में हो? श्याओ यूशिन ने एक कोमल हंसी निकाली जो अंधेरे में विशेष रूप से आकर्षक लग रही थी। मैं एक कानून का पालन करने वाली नागरिक हूं। मैंने कानून नहीं तोड़ा और मैं कर्ज में भी नहीं हूं। मुझे पहले से ही नींद आ रही थी और मेरी चेतना धीरे धीरे दूर होती चली गई। मैं सो गया। श्याओ यूशिन को कभी कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि वह केवल मेरी उथली सांसों की आवाज सुन सकती थी। उसने मेरे द्वारा अभी कही गई हर बात को अपने दिमाग में दोबारा दोहराया। देर रात कहे गए शब्द हमेशा सबसे ज्यादा छूने वाले होते हैं। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह धीरे धीरे और गहराई में गिरती जा रही थी और वह इसके लिए तैयार थी। वे दोनों अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिताने वाले थे। श्याओ यूशिन सुबह जल्दी उठी और उसने नाश्ता बनाया। नाश्ता खत्म करने के बाद वह बेडरूम में वापस आई और मुझे जगाने के लिए बिस्तर के पास बैठ गई। खाने का समय हो गया है, मैं बड़बड़ाया। तुम पहले खा लो, फिर मैं मुड़ गया, श्याओ यूशिन से मुंह फेरते हुए। ऐसा लग रहा था कि मैं पहले ही जाग चुका हूं और श्याओ यूशिन ने अंदाजा लगाया कि यह शायद इसीलिए था क्योंकि मैं कल रात की वजह से थक गया था या ऐसा ही कुछ। इसलिए
वह बेडरूम से बाहर चली गई। उसने अपना आधा नाश्ता ही खत्म किया था। जब मैं हाथ मुंह धोने के बाद बेडरूम से बाहर आया, अभी भी अपने पजामे में था। मैं उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया और शिकायत की, यह सब तुम्हारी गलती है कि मैं सो नहीं सका। श्याओ यूशन मुस्कुराई। उसने मेरे सामने रखा कटोरा उठाया, खड़ी हुई और मुझे एक कटोरा बाजरे का दलिया मिलेट पोरिज परोसा। पहले खाओ, फिर शिकायत करना। उसके शब्दों ने मुझे हंसा दिया। मैंने चम्मच से दली को हिलाया और अनौपचारिक रूप से पूछा, क्या तुम बाद में स्कूल जा रही हो? आज मेरी कोई क्लास नहीं है, मैं घर से काम कर रही हूं। शैक्षणिक शोध पत्रों, एकेडमिक पेपर्स और शोध परियोजनाओं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में बहुत समय लगता है। मैंने उसकी तरफ ऊपर देखा। वह शीन को अपनी दैनिक दिनचर्या के बारे में और बताने लगी। मुझे व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक रूप से लेक्चर देना पसंद नहीं है। मैं केवल कभी कभार ही जाती हूं जब मैं उन्हें मना नहीं कर पाती, और मेरी स्थिति पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए जब भी मुझे खाली समय मिलता मैं आराम करती। इसके अलावा मैं टीचिंग और स्टूडेंट्स को गाइड करने के अलावा कोई बिजनेस शुरू नहीं कर रही हूं। बाकी तो हर साल फिक्स नंबर में एकेडमिक पेपर्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और ऐसी ही चीजें होती हैं। मैं वह सब समझ गया क्योंकि मेरे डैड भी वैसे ही थे। हालांकि मेरे डैड के पास संभालने के लिए एक कंपनी भी थी, इसलिए वे ज्यादा व्यस्त रहते थे। मैंने सिर हिलाया, अचानक पहले की एक बात याद करते हुए। उस रात जब तुम कॉफी पीने कैफे आई थीं, क्या तुम अभी अभी स्कूल से वापस आई थीं? श्याओ यूशिन एक पल के लिए रुकी, कुछ देर सोचने के बाद बोली, जिस दिन लू युडिन ने अंगूठी फेंक दी थी। मैं हल्के से हंसा। हाँ, उसी दिन। उस दिन एक सेमिनार था और उसके बाद हमने डिनर किया था, इसलिए मुझे वापस आने में देर हो गई। उस दिन को याद करके उसके होठों पर थोड़ी मुस्कान आ गई। मैं अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि मैंने तुम्हें चिल्लाते सुना, बाहर निकलो। मैं तो एक पल के लिए वहां खड़ी सोच रही थी कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। फिर अंदर से कोई बाहर आया और उसने पास के ही एक कचरे के डिब्बे में अंगूठी का डिब्बा फेंक दिया। तभी मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे। मजेदार बात यह थी कि मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे पास अभी भी कॉफी है। मैं तो यह भी सोच रही थी कि क्या मुझे कुछ कहना चाहिए, लेकिन कुछ ही सेकंड के भीतर श्याओ यूशिन की नजरें अचानक फिर से दृढ़ हो गईं। ऐसा लगा जैसे मुझे आखिरकार कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। तो यही वजह थी कि कोई दरवाजे पर खड़ा था बिना अंदर आए। श्याओ यूशिन ने अपनी भौहें थोड़ी उठाईं। क्या उस स्थिति के दौरान मेरा अंदर जाना वास्तव में उपयुक्त होता? अगर मैंने तुम्हारे लिए कुछ बोला होता तो उस स्थिति में लू युडिन ने निश्चित रूप से कुछ अपमानजनक कहा होता। आखिरकार गुस्से के आवेश में उसे पहले कभी किसी ने डांटा नहीं था। वह शायद कुछ अजीब ही कह देती। मैंने अचानक विषय बदल दिया। फिर तुम नाश्ता बनाने के लिए इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मैं पर्याप्त सो चुकी हूं। पहले की तुलना में अब एक दिन की नींद की गुणवत्ता ही मुझे पूरी तरह से ऊर्जावान बनाने के लिए काफी है। मैं अवाक रह गया। कल रात हमने जो कुछ किया उसके बाद केवल मैं ही थका हुआ था। नाश्ते के बाद मैं कुछ सामग्रियां खरीदने जाऊंगी। तुम लंच में क्या खाना चाहते हो? उसने पूछा जैसे ही मैंने अपने मुंह में बीफ पैनकेक निकला। चलो साथ चलते हैं। तुम कैफे नहीं जा रहे हो? हमने कुछ दिनों पहले एक नया कर्मचारी काम पर रखा है। वहां ज्यादा व्यस्त नहीं होना चाहिए, है ना? श्याओ यूशिन ने सहमति में धीरे से हामी भरी। मैंने अपना सिर झुकाया किसी चीज के बारे में सोचते हुए। जब श्याओ यूशिन ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी तो जैसे ही मैंने उसकी तरफ ऊपर देखा वह मुस्कुराई। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, कैसा रहेगा अगर मैं बाद में तुम्हारे दोस्त से मिलने जाऊं? श्याओ यूशिन थोड़ी ठिठक गई। फिर उसने एक हल्की मुस्कान बिखेरी। ठीक है, अब समय हो गया है। धीरे धीरे। वास्तव में तुम्हें सिर्फ जिनरॉन से मिलने नहीं जाना चाहिए। मैंने अपने कटोरे का बचा हुआ दलिया खत्म किया, फिर एक टिश्यू से अपना मुंह पोंछा। फिर मैं कपड़े बदलने जाता हूं। श्याओ यूशिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर खड़ी हुई और मेज साफ करने लगी। मैंने कैजुअल कपड़ों का एक सेट पहना और उनके ऊपर एक ब्लैक ट्रेंच कोट डाल लिया। श्याओ यूशिन ने अलमारी से मुझे देखने के बाद मेरे साथ मैच करने के लिए बिल्कुल मेरे जैसा ही एक ब्लैक ट्रेंच कोट चुना। रास्ते में मैंने उससे पूछा, तुम्हारी सहेली को किस तरह के फूल पसंद है? खास तौर पर कुछ नहीं, उसे वही पसंद आता है जो दूसरे उसे देते हैं। फूलों की दुकान पर मैंने फिर भी कई सफेद गुलाब चुने। कब्रिस्तान की तरफ ड्राइव करने से पहले कार से उतरने के बाद श्याओ यूशिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया जब हम पहाड़ी पर ऊपर चल रहे थे। क्या यह बिल्कुल शीर्ष पर है? ने मैंने दूर की चोटी की तरफ ऊपर देखा और पूछा। श्याओ यूशिन ने धीरे से हामी भरी।
मैंने सुना है कि किसी ने इसका हिसाब लगाया था, इसलिए मैंने बिल्कुल शीर्ष पर अच्छी फेंग शुई वाला एक दफन स्थल खरीदा। वह बहुत छोटी थी। उसने अभी तक यह भी नहीं देखा था कि दुनिया कैसी दिखती है, इसलिए मैं चाहती थी कि वह पहाड़ की छोटी से नीचे के दृश्यों को निहारे। मैंने अपने दिल में एक हल्की आह भरी और बदले में श्याओ यूशिन का हाथ दबाया। फूल पकड़े हुए मैं उसके बगल में चला। कब्र के पत्थर के सामने एक और गुलदस्ता रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसे आज सुबह ही रखा गया था। उनसे पहले कोई और आया था। मैंने कब्र के सामने सफेद गुलाब रखे और दुखद शिलालेख को देखने के लिए नीचे झुका। कब्र के पत्थर पर खुदा हुआ नाम जिज़ेनरॉन था। ऊपर एक फोटो भी लगी हुई थी जो करीब 8 या 9 साल की उम्र की थी, फिर भी बर्फ जैसी ठंडी और दूसरों से ऊपर खड़े होने के लिए पैदा हुए इंसान के रूप में बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसने कभी व्यापक दुनिया नहीं देखी थी। अगर वह आज तक जिंदा होती तो वह शायद श्याओ यूशिन जितनी ही असाधारण बन जाती। मेरे शब्दों को सुनकर अगर ऐसा न हुआ होता तो शायद वह बिल्कुल अलग इंसान बन जाती। शायद वह कोई दूसरा रास्ता चुनती जो उसकी वर्तमान जिंदगी से पूरी तरह से असंबंधित होता। लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब मैं केवल यही सोचती हूं कि एक साधारण जीवन ही सबसे अच्छा है। आखिरकार क्या हर तरह का जीवन अभी भी जीवित नहीं है? उथल पुथल के बिना एक शांतिपूर्ण स्थिर जीवन ही अपने आप में एक आशीर्वाद है। मैंने एक टिश्यू से कब्र के पत्थर को पोंछा। उस पर धूल का एक कण भी नहीं था। अकेले में श्याओ यूशिन ने शायद कल ही इसे पोंछा होगा जब वह आई थी। कब्र के सामने एक लेगो सेट भी रखा हुआ था। कल के फूल पहले ही मुरझाने लगे थे। पहाड़ की चोटी पर कुछ देर रुकने के बाद हम आखिरकार कब्रिस्तान से निकल गए। नीचे जाते समय कार में श्याओ यूशिन ने मुझे पुकारा। मैं उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ा। उसकी आवाज धीमी और भारी थी, जिसमें एक कोमल लहजा मिला हुआ था। किसी दिन चलो एक समय तय करते हैं और मेरे गॉडफादर और गॉडमदर से मिलने साथ चलते हैं। मैं एक पल के लिए ठहर गया। मुझे पहले यह नहीं पता था कि उसके धर्म माता पिता गॉड पेरेंट्स भी हैं। जरूर, बस एक समय चुन लो और मुझे बता देना। इस बारे में ध्यान से सोचने के बाद कब्रिस्तान जाने के बाद उसके गॉड पेरेंट्स की बात उठाना, वे शायद जिनरॉन के माता पिता ही थे। श्याओ यूशिन ने मुझे समझाना जारी रखा। मेरे गॉडफादर और गॉडमदर जिनरॉन के माता पिता हैं। जिनरॉन और मैं साथ पले बढ़े हैं। अपहरण की घटना के बाद वे अभी अभी अपने बच्चे को खोने के दर्द से गुजरे थे। मैंने भावनात्मक रूप से उनके करीब आने की पहल की। मैं इसके पीछे का कारण काफी हद तक समझ गया था। ऐसी किसी घटना से गुजरने के बाद वे स्वाभाविक रूप से उसके साथ फिर से कुछ होने से डरेंगे। उसने कार पार्क की और हम दोनों मॉल में दाखिल हुए। श्याओ यूशिन ने मेरे बगल में शॉपिंग कार्ट को धक्का दिया। तुम लंच में क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। मैं वास्तव में डिशेस का ऑर्डर दे सकता हूं। मैंने एक मुस्कान के साथ चिढ़ाया। शॉपिंग कार्ट पर टिका उसका हाथ भोजन अनुभाग फूड सेक्शन की तरफ बढ़ गया। मैं किसी को भी नजरअंदाज कर सकती हूं, लेकिन तुम्हें नहीं। मुझे सॉर्सू बीफ और टोमेटो फिश फिलेट्स चाहिए। हमने अभी परसों ही श्याओ यूशिन की बनाई खट्टी मीठी पसलियां खाई थीं, इसलिए आज हमें उनकी जरूरत नहीं थी। श्याओ यूशिन ने सिर हिलाया और सामग्रियां खरीदने चली गई। भले ही मुझे टोमेटो फिश फिलेट्स बनाना नहीं आता, मुझे यकीन है कि इसके लिए ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। चलो इसमें स्वीट एंड सॉर पोर्क और 2 सब्जियों की डिशेस भी जोड़ लेते हैं। एक संतुलित और पौष्टिक भोजन। बिल्कुल सही। हमने मछली खरीदी और मालिक से हमारे लिए मछली साफ भी करवाई। उसके ट्रेंच कोट के अंदर रखे फोन में कुछ बार कंपन हुआ। उसने अपना फोन निकाला और कॉलर आईडी पर एक नजर डाली। वह नीचे झुकी और मेरे कान में फुसफुसाई, मैं एक कॉल ले रही हूं। मैंने एक शांत ओके के साथ जवाब दिया। ऐसा कहने के बाद उसने काट ली और मालिक द्वारा मछली साफ करने का इंतजार करने लगा। यहां बहुत शोर था, इसलिए श्याओ यूशिन एक शांत जगह पर चली गई और फोन का जवाब दिया। दूसरी तरफ से महिला ने यूशिन का अभिवादन किया। तुम आज सुबह शीन के साथ मिलकर फिर से जिनरॉन को देखने गई थीं। दूसरी तरफ काफी देर तक खामोशी छाई रही। फिर वह धीरे से हंसी। मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत फिर से ठीक नहीं लग रही है। सौभाग्य से सब कुछ ठीक है। मैंने तुम्हारे भाई से सुना है कि हाल ही में तुम्हारी नींद की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। सब कुछ ठीक रहा है। उसने दूर शीन की तरफ देखा। उसकी नजरें मूल रूप से शांत और अलग थीं, लेकिन जब उसने उसकी तरफ देखा तो वे बेहद कोमल हो गईं। दूसरी तरफ मौजूद महिला ने जोड़ा, कोई समय निकालो और शीन को हमसे मिलाने लाओ। हमें कम से कम किसी दिन साथ में भोजन तो करना ही चाहिए। मैं यही योजना बना रही थी, उसे अपने गॉड पेरेंट्स से मिलाने की। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति हंस पड़ा।
क्या तुमने पहले ही मेरे माता पिता को शादी के बारे में नहीं बता दिया था? उसी रात वे चर्चा कर रहे थे कि उससे कैसे मिला जाए। यह किसी तरह की गुप्त भूमिगत बैठक, अंडरग्राउंड मीटिंग जैसा लगता है। जैसे ही वह बोली, उसने फिर से एक हल्की आह भरी। मैं जानती हूं कि हर कोई बस डरा हुआ है। डर है कि कहीं कुछ दोबारा ना हो जाए। भले ही हम सब अब बालिग हो चुके हैं, वे निशान जीवन भर रह सकते हैं। ठीक है, फिर जब तुम कोई दिन तय कर लो तो मुझे बता देना। मुझे अभी यहां एक मीटिंग में शामिल होना है। बाद में बात करते हैं। श्याओ यूशिन ने कॉल समाप्त की और अपना फोन वापस अपनी जेब में डाल लिया। शीन की तरफ वापस जाने से पहले मैंने प्लास्टिक बैग के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगलियों से दबाते हुए मालिक द्वारा सौंपी गई मछली ली और उसे शॉपिंग कार्ट में रख दिया। श्याओ यूशिन दूसरी तरफ से चलकर आई और उसने शीन से शॉपिंग कार्ट ले ली। उसने अपना हाथ अपनी नाक के पास उठाया और हल्के से सूंघा। उसकी सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जैसे उसे थोड़ा अजीब, उबकाई जैसा महसूस हुआ हो। फिर उसने अपना हाथ दोबारा नीचे कर लिया, अपनी उंगलियों के पोरों को कई बार रगड़ा, मानो वह उन पर बची रह गई, गंध को हटाने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसकी तरफ ऊपर देखा। कॉल खत्म हो गई। श्याओ यूशिन ने धीरे से हामी भरी। हां, मेरी बात हो गई। मैं श्याओ यूशिन के बगल में चलते हुए कह रहा था। मैं वास्तव में सीधे पहले से मैरिनेट किए गए मछली के टुकड़े खरीदना पसंद करता हूं, श्याओ यूशिन ने कहा। लेकिन ताजी मछली खाना सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। मेरी मां भी यही कहती है। इसलिए मैं शायद ही कभी मछली खरीदता हूं। आमतौर पर मेरे माता पिता इसे तैयार करके मुझे भेजते हैं या वे इसे सीधे मेरे लिए पकाते हैं। जब तक कि किसी दिन मुझे अचानक मछली खाने की तीव्र इच्छा ना हो, जैसे उस दिन मुझे अचानक फिश हेड टोफू सूप चाहिए था, तो मैं खास तौर पर मछली खरीदने गया था। दरअसल मुझे बस टोमेटो फिश सूप चाहिए था, लेकिन मैं इसे खुद नहीं बनाना चाहता था। मैं मछली की गंध के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हूं। इससे मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। श्याओ यूशिन थोड़ा नीचे झुकी और मेरे कान में धीरे से फुसफुसाई। मैं अब से इसे तुम्हारे लिए पकाऊंगी। वे दोनों आगे बढ़े, ताजी उपज अनुभाग, फ्रेश प्रोड्यूस सेक्शन की तरफ बढ़ते हुए। वह पूरा दृश्य अभी लू युडिन की आंखों में प्रतिबिंबित हुआ था। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसकी नजरें टूटी हुई बर्फ की तरह ठंडी लग रही थीं। वह इससे नफरत कैसे नहीं कर सकती थी? उसे ईर्ष्या कैसे नहीं हो सकती थी? साफ तौर पर उसके बगल में चलने वाला व्यक्ति वह खुद होनी चाहिए थी। इसकी जगह वह दूसरी महिला कैसे बन गई थी? युडेन, आज मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद। इन पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ बदल गया है, वरना मुझे यह भी नहीं पता होता कि कौन सी चीज कहां है। लिहाओ ने शॉपिंग कार्ट को धक्का दिया, जो सामग्रियों और दैनिक जरूरतों के सामानों से भरी हुई थी, जिससे यह रोजमर्रा की गर्माहट से भरपूर दिख रही थी। जब उसने लू युडिन को कोई जवाब देते नहीं सुना, तो उसने दोबारा पुकारा, युडिन। उसने उसी दिशा में देखा जहां लू युडिन देख रही थी और उसकी नजरें थोड़ी कांप उठीं। वह चेहरा लू शियान का था। वह लौट आया था, लेकिन लू युडिन की नजरें पूरी तरह से उस पर टिकी नहीं रह सकीं। आखिरकार वे सालों से अलग थे और उसने पहले लू शियान को भी डेट किया था। वह जानना चाहता था कि उसके और लू शियान के बीच उसके दिल में कौन ज्यादा मायने रखता है। लू युडिन ने अपनी आंखें थोड़ी नीची कीं। उसकी आवाज ठंडी हो गई। चलो चलें। वह मुड़ी और उनके पीछे जाए बिना ही चली गई। अगर वह थोड़ी देर और देखती तो उसे लगा कि वह भागकर जाएगी और उस महिला से लड़ पड़ेगी, लेकिन वह यह भी नहीं चाहती थी कि वह कल सुबह जागे और खुद को किसी सार्वजनिक हस्ती के लड़ाई में शामिल होने की हेडलाइंस में ट्रेंड करते हुए पाए। फिर भी उसका दिमाग क्षीण और उस महिला के साथ उसकी छवियों से भरा हुआ था। शीन ने कभी उसका भी हाथ इसी तरह थामा था और उसके चेहरे को चूमा भी था, लेकिन उसने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वह जानती थी कि शीन उसे पसंद नहीं करता और उसके बाद वहां कुछ नहीं बचा था। लेकिन अभी के उस दृश्य का क्या? उसने उस महिला को चूमा और उस महिला ने निश्चित रूप से उसके कान में कुछ गंदा फुसफुसाया होगा। प्रतिक्रिया मिलने के बाद उसने और जिस तरह से व्यवहार किया, उसे देखना उसके लिए असहनीय रूप से दर्दनाक था। साफ तौर पर यह सब मूल रूप से उसका होना तय था। उसने एक भारी सांस छोड़ी। उसका दिल दुख रहा था। दोपहर में श्याओ यूशिन ने सोर सूप बीफ, टोमेटो फिश और सब्जियों की डिशेस बनाई। मेरे द्वारा कटोरे और चॉपस्टिक्स लगाने के बाद मैंने उसे मेज पर टोमेटो फिश लाते हुए देखा। यह पहली बार है जब मैं इसे बना रही हूं। इसे चखो और देखो कि क्या इसका स्वाद अच्छा है। श्याओ यूशिन मेरे बगल में बैठ गई। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और मछली का एक टुकड़ा चखा और थोड़ा हैरान रह गया। यह स्वादिष्ट है,
चूंकि यह पहली बार था जब उसने इसे बनाया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका स्वाद इतना अच्छा होगा। मैंने वैसे भी उसकी तारीफ करने की योजना पहले ही बना रखी थी, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से बहुत अच्छी निकली। यह देखकर कि मैं संतुष्ट था, श्याओ यूशिन ने आखिरकार संतुष्ट होकर खाने के लिए अपनी चॉपस्टिक्स उठाई। क्या तुम डिनर के बाद दुकान जा रहे हो? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। युकी को भी आज दोपहर कुछ काम था। मूल रूप से आज रात की लेट शिफ्ट उसे और नए कर्मचारी को मिलकर संभालनी थी, लेकिन अब केवल नया व्यक्ति ही बचा था। मुझे चिंता थी कि वे अकेले इसे संभाल नहीं पाएंगे। मैं शायद आज रात 8 बजे के बाद तक वापस नहीं आ पाऊंगा। श्याओ यूशिन ने धीरे से हामी भरी। मैं आज दोपहर घर से काम करूंगी। मैं डिनर बनाऊंगी और तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। जैसे ही मैंने खाया, उसकी बातें सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। यह अचानक एक हाउसवाइफ होने जैसा महसूस होता है। हाँ, डिनर के बाद हमने नीचे घूमते हुए 2 चक्कर लगाए। फिर श्याओ यूशिन ने मुझे दुकान पर छोड़ दिया। मुझे वहां छोड़ने के बाद मैंने श्याओ यूशिन की तरफ हाथ हिलाया। आज रात मिलते हैं। श्याओ यूशिन के होठों के कोने थोड़े मुड़े। आज रात मिलते हैं। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने जॉय न्यूनी को अपने हाथों में ठुड्डी टिकाए हुए मेरी पत्नी की तरफ देखते हुए देखा। क्या वह तुम्हारी पत्नी है? हाँ, जॉय न्यूनी ने अपने होंठ सिकोड़े। वह सच में बहुत सुंदर है। यह पूरी तरह से सच्ची तारीफ थी। वह सचमुच खूबसूरत थी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। मुझे भी ऐसा ही लगता है। दुकान में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए हम दोनों लापरवाही से बातें करने लगे। 10 मिनट से भी कम समय के बाद श्याओ यूशिन फिर से वापस आई, अपने हाथ में कुछ लिए हुए अंदर आते हुए। मैं अभी एक फलों की दुकान के पास से गुजरी और देखा कि वे चेरी बेच रहे थे। मैंने कुछ खरीद ली। श्याओ यूशिन ने चेरी मेज पर रखी, फिर मेरी तरफ देखा और कहा। जोंग ने चुपके से झांका। क्या मैं भी कुछ खा सकती हूं? वह मुस्कुराई और जोड़ी, भाभी, उसने युकी से सुना था कि बॉस की पत्नी उनके बॉस को सच में बहुत लाड करती है, जब तक कि वह खुशी खुशी उन्हें भाभी बुलाती रहेगी। उसे कुछ भी मिल जाएगा। श्याओ यूशिन ने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा। जरूर। जॉय ने मेरी तरफ देखा। बॉस, मैं इन्हें धोने जाती हूं। बॉस की मंजूरी मिलने के बाद जॉय न्यूनी तुरंत उन्हें पीछे ले गई। इस बार मैं सच में जा रही हूं। तुम्हारे काम खत्म होने से 10 मिनट पहले मुझे कॉल करना। ओके। मैंने श्याओ यूशिन को कार में बैठते और दुकान के सामने से गायब होते देखा। फिर भी मेरी नजरें अभी तक नहीं हटी थीं। तो प्यार का ऐसा एहसास होता था। एक मुस्कान अनजाने में ही चेहरे पर आ जाती थी। एक ग्राहक अंदर आया और मैंने 1 कप कॉफी बनाकर उसे सौंप दी। कुछ ही समय बाद जॉय चेरी धोकर वापस आ गई। जॉय न्यूनी ने धुली हुई चेरी साइड काउंटर पर रखी और पूछा कि क्या भाभी चली गई। वह वापस चली गई। उसने एक चेरी उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। काफी मीठी है। मैंने जॉय न्यूनी को ऊपर से नीचे देखा। तुमने वह घिसटने वाली पैंट नहीं पहनी है? क्या तुमसे उसे न पहनने के लिए नहीं कहा गया था? लेकिन घिसटने वाली पैंट बहुत अच्छी लगती है। उसने फिर से बॉस की पत्नी के बारे में सोचा, जो अभी दुकान में दिखाई दी थी। फिर अचानक कहा, वास्तव में तुम्हारी पत्नी के आउटफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। रात 8 बजे के बाद तक वहां बमुश्किल ही कोई लोग बचे थे। केवल 2 या 3 ग्राहक ही दुकान में बैठे थे। तुमने मेरी दुकान पर काम करने का फैसला क्यों किया? मैंने अनौपचारिक रूप से बातचीत जारी रखी। जॉय न्यूनी ने एक गहरी सांस ली। मुझे मूल रूप से इसके लिए मजबूर किया गया था। मेरे परिवार ने मेरा बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया और मैंने बस अचानक तुम्हारी दुकान को काम पर रखते हुए देखा। इसलिए मैं आ गई। मैंने अपनी भौहें उठाईं। मैंने उसका जोशीला भाषण सुना। मैं तुम्हें बता रही हूं, मैं वास्तव में बस अपने सपने को पूरा करना चाहती हूं। मेरा परिवार इसकी इजाजत नहीं देगा, इसलिए उन्होंने मेरा कार्ड फ्रीज कर दिया। मुझे बताओ, क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? इसलिए मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। मैं अपने सपने का पीछा करने के लिए खुद पर भरोसा करूंगी। वह जितना बोलती गई, खुद भी उतनी ही भावुक होती गई। मैंने पूछा, तो तुम्हारा सपना क्या है? वास्तव में यह स्पष्ट था कि जॉय न्यूनी काफी अच्छे परिवार से आती थी। स्वाभाविक रूप से उसके माता पिता को उम्मीद थी कि वह कुछ सम्मानजनक करेगी। भले ही उसने वह रास्ता नहीं चुना जो वे चाहते थे। उन्हें इतना बेरहम नहीं होना चाहिए था, है ना? जॉय न्यूनी ने खुद की तरफ इशारा किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस तरह का वाइब देती हूं? एक पल की खामोशी छा गई। किस तरह का वाइब? पहली बार जब मैंने उसे देखा तो उसका चेहरा साफ और मासूम लग रहा था, लेकिन उसकी शैली वैकल्पिक चिल्ला रही थी। उसके लुक्स ही पूरी चीज को संभाल रहे थे, वरना
मैं सोचता कि वह कोई अजीब सी आवारा लड़की है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सुपर कूल है? मैं अजीब तरह से हंसा। मैं पहले रॉक म्यूजिक बजाती थी, लेकिन बैंड आखिरकार टूट गया। अब मैं एक रैपर बनना चाहती हूँ। मेरा परिवार कहता है कि मैं ढंग का काम नहीं कर रही हूँ। मुझे आखिरकार समझ आया कि युकी ने क्यों कहा था कि वह कभी कभी अचानक फ्री स्टाइल रैपिंग की बकवास शुरू कर देती है। तुम्हें मेरे सपने के बारे में क्या लगता है? जॉय न्यूनी ने मेरी तरफ देखा और पूछा। एक पल के लिए मैं नहीं जानता था कि क्या जवाब दूं। जैसे ही मैं सोच रहा था, दरवाजे के बाहर से आवाजें आईं। जॉय न्यूनी बाहर देखने के लिए झुकी। इतनी देर से इतने सारे लोग आ रहे हैं। मैंने उनमें से हर एक के शरीर पर बने टैटू देखे और सोचा कि वह आम तौर पर यहां रात में अकेली होती होगी। यह सच में काफी डरावना था। जॉय न्यूनी की नजरें थोड़ी डगमगाईं, लेकिन उसने फिर भी विनम्रता से उनका अभिवादन करते हुए कहा, वेलकम। अप्रत्याशित रूप से उनके अंदर आने के बाद फटी हुई बाहों वाले गुंडे ने सीधे पूछा, क्या तुम लूशियान हो? जॉय न्यूनी अनजाने में मेरे सामने खड़े होने के लिए आगे बढ़ी। मैंने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं हूं। जॉय न्यूनी की भौहें थोड़ी उठीं। इस मोड़ पर हमारे दोनों के और हमारे सामने खड़े समूह के अलावा दुकान में कोई नहीं बचा था। यह निश्चित रूप से वही है। गुंडों में से एक ने एक फोटो पकड़ी हुई थी और उसकी तुलना की। फोटो में केवल एक साइड प्रोफाइल दिख रहा था, लेकिन वह काफी सुंदर और ध्यान खींचने वाला था। कोई भी एक नजर में बता सकता था कि वह मैं हूं। मैंने चुपके से पुलिस को बुलाने के लिए अपना फोन निकाला। गुंडों ने कई मेज और कुर्सियों को लात मारी, जिससे कर्कश टूटने की आवाजें पैदा हुईं। जॉय न्यूनी मेरे सामने खड़ी हो गई और उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसकी आवाज भी धीमी हो गई। उसने कहा, बस वहीं रहो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे झपट पड़ी। जॉय की चिंता करने के साथ साथ मैंने पुलिस को फोन करने की तैयारी के लिए अपना फोन भी उठाया। लेकिन जिस पल मैंने अपना फोन उठाया, मैं दंग रह गया। गुंडों का वह समूह जॉय न्यूनी के सामने बिल्कुल टिक नहीं पा रहा था। जॉय ने जो कुछ भी किया, उससे स्पष्ट रूप से पेशेवर प्रशिक्षण, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिखाई दे रहा था। यह बेहद पेशेवर था। यहां तक कि मेरे जैसा कोई अनुभवहीन व्यक्ति भी बता सकता था कि वह एक पेशेवर स्तर पर थी। जॉय ने तुरंत उनमें से 3 को पछाड़ दिया। बाकी बचे लोगों ने सीधे चिल्लाकर कहा, लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो। हमारा इरादा लड़ने का नहीं था। उन्होंने मौके पर ही सरेंडर कर दिया। श्याओ यूशिन मुझे लेने जल्दी आ गई थी और अंदर से लड़ाई की आवाजें सुनकर चौंक गई। उसने तुरंत पार्क किया, इंजन बंद किया, उतरी और दुकान में भागी। सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह थी जमीन पर लेटे हुए 3 टैटू वाले आदमी। क्या तुम ठीक हो? मैंने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। आखिरकार हुआ क्या था? श्याओ यूशिन ने अभी भी वहां खड़े 2 आदमियों की तरफ देखा। उसका लहजा बर्फीला हो गया। जॉय न्यूनी ने अपने उग्र मिजाज के साथ झिड़क दिया, वह तुमसे एक सवाल पूछ रही है। जैसे ही उसने अपनी आवाज उठाई, दोनों आदमियों ने तुरंत कबूल कर लिया। किसी ने हमें यहां आकर मुसीबत खड़ी करने के लिए पैसे दिए थे। वह एक लड़का था, काफी हैंडसम। हम उसका नाम नहीं जानते। उसने हमें नहीं बताया। बस लड़ाई शुरू करने और तुम्हें डराने के लिए कुछ कुर्सियां तोड़ने के लिए कहा था। वे मूल रूप से बस स्थानीय सड़क छाप लफंगे ही थे। उनके सामने खड़ी उग्र छोटी लड़की की तुलना में उनके पास कौन सी व्यावसायिक नैतिकता हो सकती थी? वे सच में पिटना नहीं चाहते थे। एक और गुंडे ने अपने नीले और सूजे हुए चेहरे को ढक लिया। तुम सच में बहुत उग्र हो। वह आते ही सीधे हाथ चलाने लगा। जॉय न्यूनी ने वापस चिल्लाया, तुम्हारा घूंसा मेरे चेहरे पर लगने ही वाला था। वह आत्मरक्षा थी। मैं तुम्हें कैसे नहीं मारती? श्याओ यूशिन ने गुंडों की कही बातों के बारे में सोचा, अंदाजा लगाने की कोशिश करते हुए कि वह कौन था। उसने अपना फोन निकाला और जो शिनयांग को एक मैसेज भेजा। क्या तुम्हारे पास शेनयू की फोटो है? जो शिनयांग का लगभग दम ही घुट गया। तुम उसकी फोटो क्यों चाहती हो? यहां तक कि उसने पूछा भी। फिर भी उसने शेनयू का सोशल मीडिया खोला और उसके लिए एक स्क्रीनशॉट लिया। फिर उसे श्याओ यूशिन को भेज दिया। श्याओ यूशिन ने समूह को वह फोटो दिखाई और पूछा, क्या यह वही था? उन्होंने अपने सिर हिलाए। नहीं। मुझे अचानक लिहाओ का ख्याल आया। पिछली बार जब हम मिले थे तो चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं रही थीं और वह अब याना से परिचित भी नहीं था। उसने उन्हें लिहाओ की भी एक फोटो दिखाई। यह कई साल पहले की एक तस्वीर थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे देखा, उन्होंने बार बार सिर हिलाया। यही है लिहाओ। इस तरह मुसीबत खड़ी करने के लिए बिना किसी व्यावसायिक नैतिकता के लोगों को ढूंढना उसके पास वापस ट्रेस करना बहुत आसान बना देता था। चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, वह उस हद तक नहीं जाता। वास्तव में कोई घायल नहीं हुआ था, इसलिए भले ही पुलिस शामिल हो जाती,
लेकिन उसकी तरफ इशारा करने वाला कोई सबूत नहीं होता। फिर केवल एक ही संभावना बची थी। उसने ऐसा जानबूझकर किया था। मैं अचानक समझ गया कि वास्तव में क्या चल रहा था। मैं मन ही मन मुस्कुराया। कैसा कष्टप्रद कीड़ा है जो दूर नहीं जा रहा था। क्या वह बस लू यूडिन का परीक्षण करने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कर रही थी? तुम इसे कैसे संभालना चाहती हो? श्याओ युशिन ने पूछा। बेशक, मैं मुआवजे की मांग करने जा रहा हूं। मैंने छू वेनर को फोन किया। कॉल बहुत जल्दी उठा ली गई। मैंने सीधे और दो टूक पूछा, क्या तुम जानती हो कि लिहाओ अभी कहां रुका हुआ है? छू वेनर एक पल के लिए ठहर गई। फिर उसने अपने बगल में बैठी लू यूडिन की तरफ एक नजर डाली। फिर अनौपचारिक रूप से पूछा, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? उसने मेरी दुकान पर मुसीबत खड़ी करने के लिए लोगों को काम पर रखा था। क्या मुझे इस वजह से उसे ढूंढने नहीं जाना चाहिए? छू वेनर ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या तुम ठीक हो? मैंने जवाब दिया। जिन लोगों को उसने काम पर रखा था वे पेशेवर नहीं थे। क्या तुम अभी भी दुकान पर हो? मैं अभी वहां आ रही हूं। मैंने कहा, आने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे यह पूछने में मदद करो कि लिहाओ कहां है। तो पता चला कि वह चू वेनर से लू यूडिन से पूछने के लिए कहना चाहता था। जाहिर तौर पर ऐसी चीज के लिए भी शीन अब सीधे लू यूडिन से संपर्क करने के लिए तैयार नहीं था। भले ही चू वेनर को पीट पीट कर मार डाला जाता, उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनकी युवावस्था की दोस्ती आज ऐसी हो जाएगी। बिना किसी बहस का मौका दिए दुकान पर ही रुककर इंतजार करो। छू वेनर ने फोन काट दिया। जैसे ही कॉल समाप्त हुई, लू यूडिन ने पूछा, शीन ने क्या कहा? तुम्हारी एक्स बॉयफ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड ने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी है। उसने तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की दुकान पर हंगामा करने के लिए लोगों को काम पर रखा था। उसने मुझसे लिहाओ का पता मांगा है। यह सुनकर लू यूडिन को थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था। अगले ही सेकंड उसने सीधे लिहाओ को फोन किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ से उसका नाम पूरा खत्म करने से पहले ही पुकारा गया। लू यूडिन ने ठंडी आवाज में पूछा, तुमने शीन की दुकान पर मुसीबत खड़ी करने के लिए लोग भेजे थे? लिहाओ कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया, फिर रूखेपन से जवाब दिया, हां। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी इसे स्वीकार कर लेगा। क्यों? लिहाओ की आवाज कुछ दुख भरी लगी, क्योंकि मुझे लगा कि यह तुम्हारे लिए इसके लायक नहीं था। तुम्हारा अभी अभी ब्रेकअप हुआ था और उसने शादी करने के लिए कोई और ढूंढ भी लिया। जिस तरह से तुमने उसे देखा वह बहुत दिल तोड़ने वाला था। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत गुस्से में था, लेकिन मेरा इरादा कभी उसे सच में चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं बस उसे थोड़ा डराना चाहता था। यह सुनने के बाद लू यूडिन को और भी ज्यादा झुंझलाहट महसूस हुई। एक बार जब चीजें सीमा पार कर जाती हैं तो यह बेमानी हो जाती है। यूडिन, क्या तुम इसे संभालने में मेरी मदद कर सकती हो? मैं नहीं जाना चाहता। क्या मैं ना जाऊं? मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। ऐसा कहने के बाद उसने फोन काट दिया। चू वेनर ने अपनी जीभ से 2 बार आवाज निकाली और खड़ी हो गई, चूंकि वह नहीं जाना चाहता। फिर निश्चित रूप से तुम्हें ही जाकर उन्हें मुआवजा देना होगा। आखिरकार टूटी हुई चीजों के लिए तो भुगतान करना ही पड़ता है। कुछ ही समय बाद वे दोनों दुकान पर पहुंच गए। मैंने लिहाओ को नहीं देखा, इसलिए डिफॉल्ट रूप से मैं मान लेता हूं कि लू यूडिन खुद इस मामले को संभालना चाहती थी। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह केवल कुछ संपत्ति का नुकसान था, साथ ही जॉय न्यूनी की भावनात्मक परेशानी का मुआवजा। मैंने लिहाओ से पूछा। वही था। लू यूडिन की नजरें शीण पर पड़ी, बची कुची मोहब्बत से भरी हुई। श्याओ यूशिन ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया, जैसे कि खुले तौर पर अपना दावा घोषित कर रही हो। लू यूडिन की नजरें थोड़ी खिसक गईं, तुरंत स्नेह से दुश्मनी में बदल गईं। जॉय न्यूनी ने चुपचाप इस ड्रामे को सामने आते हुए देखा।